एलसी ऑसिलेशन में नाम से ही पता चल रहा है एक क्या होगा, इंडक्टर और एक कैपेसिटर। ठीक है, एक बार हमने एनर्जी स्टोर कर दी है कैपेसिटर में। कहाँ पे? कैपेसिटर में। शुरुआत में एनर्जी स्टोर कर दी कैपेसिटर में, उसे इंडक्टर के माध्यम से लगा दिया और बैटरी जो सोर्स था वो हटा दिया। तो जो एनर्जी हमने कैपेसिटर में डाले हैं वही एनर्जी थोड़ी थोड़ी देर बाद इंडक्टर में जाएगा, वापस कैपेसिटर में आएगा, वापस इंडक्टर में जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं एलसी ऑसिलेशन, जिसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। कितना? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट LC। इस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी ऑसिलेट होते रहता है। तब देखो, पहले इनिशियली t=0 पे हमने एनर्जी कहाँ दी है? एनर्जी कैपेसिटर में दी है। तो जितना दी है वो मैक्सिमम एनर्जी है। वो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी कैपेसिटर में? बताओ। Q²/2C। कैपेसिटर में यही एनर्जी स्टोर होता है ना, Q²/2C। तो जब हमने कैपेसिटर में एनर्जी दी है t=0 पे, तब इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी इंडक्टर में 0 है, तब इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है। जो एनर्जी है t=0 पे कहाँ है? कैपेसिटर में। अब यही कैपेसिटर, जैसे कैपेसिटर में एनर्जी है, कैपेसिटर में चार्ज है Q0, उसकी मैक्सिमम चार्ज है Q0, तो उस हिसाब से आप देखो यही वोल्टेज उसके अक्रॉस धीरे धीरे करंट फ्लो कराएगा। जब करंट फ्लो कराएगा तो धीरे धीरे एनर्जी वहां भी जाएगी, क्योंकि एक्चुअली में एनर्जी का फॉर्मूला इंडक्टर में होता है क्या? हाफ LI² और कैपेसिटर में क्या होता है? हाफ क्या? CV² या फिर Q²/2C। ये मैक्सिमम एनर्जी है। कहाँ पर? कैपेसिटर में। अगर जब किसी टाइम बाद पूरी एनर्जी कहाँ चला जाए? इंडक्टर में, तो इंडक्टर में फिर यही एनर्जी Q0²/2C ही इंडक्टर की एनर्जी हो जाएगी। यही एनर्जी इंडक्टर की हो जाएगी, और इंडक्टर में फिर उस वक्त जो एनर्जी रहेगी वो कितनी होगी? बताओ। हाफ LI max का, जो भी मैक्सिमम करंट होगा उसका स्क्वायर। ये हुआ मैक्सिमम एनर्जी इन इंडक्टर, मैक्सिमम इन इंडक्टर। और ये हुआ मैक्सिमम इन कैपेसिटर। ठीक है, जब ये होगा तब ये नहीं होगा, जब ये होगा तब ये नहीं होगा, क्योंकि यही एनर्जी उसमें खत्म जा रही है। पूरी तरीके से जब एनर्जी उसमें चली जाएगी तो उस वक्त मैक्सिमम एनर्जी इन इंडक्टर कहलाएगी। जब वही पूरी एनर्जी कैपेसिटर में आ जाएगी तो वो वक्त एनर्जी मैक्सिमम इन कैपेसिटर कहलाएगी। नॉर्मल केस में फॉर्मूला में ये Q0 यूज नहीं होगा किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम एनर्जी इन कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज करेंगे Q²/2C। एनर्जी इन इंडक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ LI²। ध्यान रहे, ये Q मैक्सिमम का चार्ज नहीं है और ये करंट भी मैक्सिमम करंट नहीं है। किसी देर, थोड़ी देर बाद इसमें चार्ज बचा Q0 से कम हो गया, Q हो गया, इसमें करंट एस्टेब्लिश्ड हो गया I, जो कि I0 से थोड़ा सा कम है। धीरे धीरे करंट बढ़ता जाएगा, I0 तक चला जाएगा और चार्ज धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कैपेसिटर का कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कैपेसिटर में एनर्जी नहीं रहेगी तो इंडक्टर में रहेगी, जब एनर्जी इंडक्टर में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? कैपेसिटर में। तो ये हुआ इनिशियल और फाइनल टाइम में। बीच में तो दोनों जगह एनर्जी हो सकती है, कहीं कम और कहीं ज्यादा। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं उससे लिखूं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो Q/C, किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज मान लो Q है, कैपेसिटेंस उसकी C है, Q/C। इसके अक्रॉस वोल्टेज LdI/dt। तो बताइए, Q/C प्लस LdI/dt इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। तब आप देखो ध्यान से, क्या देखना ध्यान से, I को dQ/dt लिख सकते हैं। तो ये हो गया Q/C प्लस LdD/dt ऑफ dQ/dt, बराबर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, Q/C प्लस LD²Q/dt², बराबर। कौन सा इक्वेशन हो गया? ये डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसे लिख सकते हैं D²Q
बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर गया तो माइनस क्यू बाय सी बोले तो एल सी। देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये एक्सेलरेशन तो हुआ ना एस एच एम के हिसाब से, हुआ ना एस एच एम का एक्सेलरेशन, ये एस एच एम का एक्स डिस्प्लेसमेंट, वेरिएबल कौन है यहाँ चार्ज, तो यहाँ जो टर्म आता है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा, आता है ना, ये 1 बाई कितना है एल सी, ये किसके जगह पे आया ओमेगा स्क्वायर के जगह पे, एस एच एम के इक्वेशन से आप कंपेयर करें तो बराबर, ये हुआ एक्सेलरेशन, मतलब क्यू को आप एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, वेरिएबल एक्स है ना, तो एक्स मान लो, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये जो टर्म है वो क्या है ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे कौन आया, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आया 1 बाय एल सी, तो ओमेगा नॉट की जगह पे क्या आया 1 बाय रूट एल सी, वही आया, तो एफ नॉट की जगह पे क्या आया 1 बाय 2 पाई रूट एल सी, मतलब जो एनर्जी ऑसिलेट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ये होने वाली है 1 बाई 2 पाई रूट एल सी, ठीक है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो चार्ज का इक्वेशन आता है Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, क्योंकि शुरुआत में चार्ज मैक्सिमम है, ठीक है, Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, शुरुआत मतलब T इक्वल टू जीरो पे कॉस 0 1 हो जाता है, चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसलिए उसको लिखा मैंने Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर मुझे साइन ओमेगा टी के टर्म में लिखना था तो उसमें क्या करना पड़ेगा 90 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, साइन थीटा में अगर कन्वर्ट करना है उसी इक्वेशन को, मैंने कॉस के टर्म में लिख दिया, तो कॉस थीटा का ग्राफ चार्ज का ग्राफ हुआ, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट आएगा डी क्यू बाई डी टी, बताओ डिफरेंशिएट करेंगे तो जो टर्म आएगा यहाँ पर वो मैक्सिमम करंट हो जाएगी आई मैक्स, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा आएगा ना, तो सामने आ जाएगा ओमेगा माइनस साइन थीटा, तो मैं इसे सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ आई मैक्स मतलब क्यू नॉट इंटू जो भी ओमेगा है उसे लिख दिया मैंने आई मैक्स इंटू क्या है बताओ साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस में कि प्लस में, माइनस में, तो करंट का इक्वेशन आई इक्वल टू आई मैक्स, उसको उसमें कन्वर्ट करता हूँ कॉस में, तो क्या कन्वर्ट करेंगे बताओ, माइनस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा कि 90 प्लस थीटा, बताइए, या इतना ही रहने तो क्या फर्क पड़ता है, हमको तो इक्वेशन ही देखना है। तो आप देखो एक का ग्राफ कॉस थीटा का है, चार्ज का ग्राफ कॉस थीटा का है, और करंट का ग्राफ यहाँ से माइनस में, t इक्वल टू 0 पे ये टर्म 0 हो गया ना, 0 हो गया बराबर, फिर ये ऊपर जाने के वजह नीचे जाएगा बराबर, ग्राफ ऐसे की तरफ, जैसे साइन थीटा ग्राफ ऊपर की तरफ होता है तो उस ग्राफ का उल्टा, मतलब ये ग्राफ जो ऊपर बन रहा था वो कहाँ बनेगा नीचे बनेगा, जो यहाँ नीचे बन रहा था वो ग्राफ कहाँ बनेगा ऊपर, ऐसा, ये हुआ करंट का ग्राफ, ठीक है, बना दे।